दिस इज पुष्पा मिश्रा और एक बार फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वॉइस पार्ट 2। वॉइस पार्ट 1 में हमने बहुत सारी चीज़ें, बेसिक जो रूल्स होते हैं वॉइस के, पार्ट्स ऑफ वॉइस स्पीच, आपके जो एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं उसमें कैसे आपका टेंस चेंज नहीं करना है, सेम टेंस में रखते हुए क्या हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होते हैं, इसका एक कंप्लीट चार्ट हमने बनाया है। पार्ट 2 में जो चीज़ें हमें पढ़नी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो चार्ट हमने बना लिया है ऑलरेडी, पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया है कि क्या चेंजेस होते हैं मेजर, या स्टेप वाइज कैसे हमें अपना एक्टिव से पैसिव बनाना है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि द पर्टिकुलर टॉपिक, दिस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस in here in part 2, we have to come upon practical usage of particular chart, especially two topics we are going to cover, that is interrogative and this is modal case. ठीक है, see, as far as interrogative case is concerned, here as we know that interrogative case has two type of question. We have two type of questions. Number one, this is called WH type and this is known as helping verb type, and this is in WH type. Basically question starts from WH form as like who, what, which, when, where, how or anything like that. Okay, so this is called WH type. And next type is helping verb case. In helping verb case, question basically start from is, am, are, was, were, has, have, had or will and shall or any other module, that can be anything. Okay, so this all both part 1 and part 2 has proper condition to be used as a placement changing from active to passive. जब हम active से passive बनाएंगे then we have to be careful that which form we are dealing with. Okay, let's start. See, for example, why does he help poor? Why does he help poor? Suppose you have this question, or you have does he help poor? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, मॉडल केस हो, कुछ भी हो, आपका जो सेंटेंस का स्टेटस है वो चेंज नहीं होगा। नंबर 1, अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में भी वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, पैसिव में भी वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा। ये ऐसा नहीं कि एक्टिव में इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में वो अफर्मेटिव बन जाएगा, जस्ट लाइक नरेशन, नो।
एक्टिव से पैसिव में इंट्रोगेटिव केस, पैसिव में भी इंट्रोगेटिव रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि आपको टेंस चेंज नहीं करना है। और सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सेंटेंस मिला है उसका क्या करना है, टेंस आइडेंटिफाई करना है। चलिए टेंस आइडेंटिफाई करिए। व्हाई डज ही हेल्प पुअर, जैसे ही आपने देखा इस डज को, आपको पता है कि अब आपके पास 3 ऑप्शन है, इज, एम, आर। इज, एम, आर। दिस इज, एम, आर विल वर्क अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, है ना। तो अभी हमको क्या देखना है कि नया सब्जेक्ट क्या आएगा, उसके हिसाब से हमको इज, एम, आर लगाना है। लेकिन क्योंकि ये तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, तो अफर्मेटिव की तरह हम सबसे पहले सब्जेक्ट तो नहीं लिख सकते, है ना। हमें क्या लिखना है, यही हमें सीखना है। देखिए पहले समझेंगे अच्छे से, अच्छे तरीके से। अगर आपके पास एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अगर क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आप क्वेश्चन वर्ड को तो सेम टू सेम लिख देंगे, उसके प्लेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। वाई की जगह वाई, वेन की जगह वेन, जो भी लिखा है वो आप सेम टू सेम लिख देंगे, उसकी जगह में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए ये है क्या है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को भी हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही रखना है। मैं डज लगाने को नहीं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो यही लिखा जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज नहीं होगी। एक्टिव में जहाँ लगा है पैसिव में भी वही लगेगा, ठीक है। तो इस जगह को भी हम क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके हिसाब से लगेगा, वो नए सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। पहले हम अपना नया सब्जेक्ट देखते हैं। नया सब्जेक्ट क्या बन सकता है, ये बन सकता है पुअर, तो हम क्या लिखेंगे, द पुअर, ठीक है। अब द पुअर क्योंकि सिंगुलर है तो डज हमें क्या देता है, 3 चीजें देता है, इज, एम, आर। ये क्या लेगा, इज, बट ऑब्वियस है, तो ये जो हमने स्पेस छोड़ा है यहाँ हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा था वही लगा है, चेंज हो गया नए सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन उसकी जगह चेंज नहीं हुई है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ भी नहीं बदलता, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, टेंस नहीं बदलता। चार्ट में जो आपने रूल्स बनाए हैं हेल्पिंग वर्ब चेंज होने के वो भी सेम टू सेम रहते हैं, कोई फर्क नहीं आता। एजेंट बाई लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, सब कुछ वैसा ही रहता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड की जगह क्वेश्चन और हेल्पिंग वर्ब की जगह आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट, दैट्स ऑल। सो व्हाई इज द पुअर, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय और क्वेश्चन मार्क, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन मार्क को नहीं भूलेंगे। गलती से भी आपको उसमें क्या नहीं लगाना है, आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है तो वो इंट्रोगेटिव में ही खत्म होगा, है ना। सो नाउ दिस इज योर एक्टिव एंड दिस इज योर पैसिव। Why does he help poor? Why is the poor helped by him? And I think it is very clear. I don't think there is any difficulty that you will be feeling. It's a very simple and straight question. सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, सब कुछ अगर आप इसको इस तरह से देखो ध्यान से, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं तो उनके लिए हम ये ट्रिक करते हैं। यहाँ से जस्ट इमेजिन, अगर आपको एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मिला, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपने दिमाग में एक लाइन खींच लीजिए कि ये है ही नहीं है। अगर ये आपके पास अफर्मेटिव होता तो आप कैसे बनाते, द पुअर इज हेल्प्ड बाय हिम, ऐसे बनाते, द पुअर इज हेल्प्ड बाय हिम। वो जो इज यहाँ लगने वाला था इंट्रोगेटिव होने की वजह से यहाँ नहीं लगकर यहाँ लग गया, दैट्स वेरी सिंपल। उससे भी सिंपल क्या है कि इसमें तो कोई चेंज आपको करना नहीं है, ऊपर लिखा था नीचे लिख दीजिए, दैट्स ऑल। सिर्फ एक चेंज है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यहाँ लगता था, इंट्रोगेटिव में यहाँ लगेगा, वेरी सिंपल केस, ओके। चलिए, सो now we can see that there is the only change of placement, nothing else.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डज ही हेल्प पुअर। अब जैसे कि हम देख सकते हैं, है ना, कि डज ही हेल्प पुअर, डज ही हेल्प पुअर में हमारे पास क्वेश्चन वर्ड नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, होता तो यहाँ लिख देते, या एक और लिख के देख लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि व्हेन, व्हेन है तो व्हेन को व्हेन लिख देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, दैट्स वेरी सिंपल। डज है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, तो ये नहीं है और ये पूरा सेंटेंस सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इज द पुअर हेल्प्ड बाय हिम एंड क्वेश्चन वर्ड, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, so I think that this type of question are not that difficult, only we need to understand that what should be the changes in the placement. Very okay, next question we will take. Okay, I would like to give you one more question and you have to do it yourself. Okay, our next question is, has he broken your window? ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, why have they broken my window? So now try to do it yourself, try to do it yourself, because after 1 minute I will do it and you have to match with yours, है ना। आप अपने वाले से इसको मैच करके देखेंगे कि आपने कितना सही बनाया है। लेट्स स्टार्ट, डू इट योरसेल्फ quickly. Okay, so I think you have done. Has he broken your window? Because question जो है वो किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना। सो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसलिए अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ है तो पैसिव में भी यही रहेगा, उसकी जगह चेंज नहीं होगी। हमारा नया सब्जेक्ट क्या है, योर विंडो, ऑफ कोर्स सिंगुलर, तो हम क्या लगाएंगे, हैज योर विंडो बीन, इसको ध्यान देंगे, हैज योर विंडो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन by him. Has he broken your window? ये क्या था, ये एक्टिव केस था, ये पैसिव केस है। ध्यान से देखो, ये हैज है, हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, नीचे भी हैज का हैव लगा, हमने कॉपी नहीं किया, हमने इसको इसके हिसाब से लगाया। हमारा पहला जो सब्जेक्ट था, ओल्ड सब्जेक्ट, वो भी सिंगुलर था, हमारा न्यू सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, और न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर लगाना पड़ेगा, हमने सिंगुलर यहाँ पे लगा दिया, हैज़। अगर ये प्लूरल होता तो 100% हम यहाँ क्या लगाते, हैव लगाते, है ना। सो हैज़ योर विंडो, अब ये बीन कहाँ से आया, आपने चार्ट याद करिए, पार्ट 1 में आपने पढ़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट के केस में जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आप वहाँ बीन लगाते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आपको हैज़, हैव, हैड या विल हैव, शैल हैव, सबके साथ क्या लगाना है, बीन लगाना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बीन कहाँ आएगा, इंट्रोगेटिव केस में बीन सब्जेक्ट के बाद आता है, सुनिए इसको ध्यान से, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बीन सब्जेक्ट के बाद आता है, अफर्मेटिव में कहाँ आता था, हैज़ या हैव के साथ, लेकिन यहाँ पर बीन हमेशा आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा। क्लियर। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको लगाना ही है,
agent by and him. So now passive case is, has your window been broken by him? Clear? Next, why have they broken my window? Because this question is starting with why, so why we will write the same to same without any changes. This is helping verb. ये इस प्लेस को आप अभी खाली छोड़ दीजिए, पहले नया सब्जेक्ट ले आइए. नया सब्जेक्ट क्या है? माई विंडो. ओल्ड सब्जेक्ट क्या था? दे. दे के हिसाब से हमने क्या लगाया था? हैव. न्यू सब्जेक्ट क्या है? माई विंडो सिंगुलर. अब हम हैव नहीं लगा सकते, अब हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें हैव लगाना पड़ेगा, हमें हैज़ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो गया है ना. सो वाई हैज़ माई विंडो, और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लगेगा? यस, बीन. वाई हैज़ माई विंडो बीन broken. Broken by them, and don't forget to put question mark. So this is interrogative case. I don't think that there is any doubt. If you remember your chart, then surely you can do all the interrogative question very easily without any difficulty. Now we will take a few questions from okay. Now we will take a question from future indefinite. For example, will she tell us truth? Will she tell us truth? So ये will क्या है? हेल्पिंग वर्ब है ना, तो इसकी जगह तो यहीं पर है. सबसे पहले क्या देखेंगे? अपना सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या बनेगा? ट्रुथ. कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. ये इसका मतलब सिंगुलर. और विल में तो सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है. यहाँ तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो आप सबके साथ विल लगाते हैं. अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई या वी आ जाएगा तभी वो शैल बन सकता है. अदरवाइज सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, सब लोग क्या लेंगे? विल लेंगे, है ना. सो विल, ट्रुथ, बी, इस पे ध्यान दीजिए. विल ट्रुथ बी टोल्ड, will truth be told us by her? Will truth be told us by her? In fact, we can use here the. Will the truth be told us by her? ठीक है. So article the can be used here to make it more appropriate sentence. So basically you have to focus here. अभी हमने जब परफेक्ट का क्वेश्चन किया था, प्रेजेंट परफेक्ट का क्वेश्चन किया था इंट्रोगेटिव, तो हमने बी कहाँ लगाया था? हमने बी कहाँ लगाया था? बी हमने लगाया, बीन लगाया था सब्जेक्ट के बाद. अब हम बी लगा रहे हैं. बी हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो हमें उसमें बी लगाना होता है ना. विल बी, बीच में क्या आएगा? सब्जेक्ट. इट्स वेरी सिंपल. नेक्स्ट एंड लास्ट, बिकॉज आई थिंक दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. लेट्स टेक वन कॉन्टिन्यूअस टाइप ऑफ सेंटेंस. आर दे finishing, are they finishing the project? Are they finishing the project? Suppose this is a active case and now, या इसको हम और अच्छा कर लेते हैं. इसको हम लिख लेते हैं कि when are they finishing the project. तो अब when को तो हमने when लिख दिया. This is active and this is passive.
व्हेन अपनी जगह पर है, व्हेन में हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि नया सब्जेक्ट क्या है। नया सब्जेक्ट क्या है? द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट। अब क्योंकि ये सिंगुलर हो गया, पहले ये प्लूरल था, अब हम यहाँ आर नहीं लगा सकते, हमें क्या लगाना पड़ेगा? इज लगाना पड़ेगा। व्हेन इज द प्रोजेक्ट, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो इसमें ये लगना बहुत ज़रूरी है, क्या? बीइंग, है ना? इसी से पता चलेगा कि ये कॉन्टिन्यूअस से पैसिव बना हुआ है। व्हेन इज द प्रोजेक्ट बीन finished by them. When are they finishing the project? And the passive is when is the project been finished by them. देखिए हमने प्रेजेंट भी किया, प्रेजेंट परफेक्ट भी किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी किया और हमने फ्यूचर भी किया। तीनों में आपने ये देखा कि जो भी बी, बीन या बीइंग लगना है वो कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद, नंबर 1। एंड नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब की जगह चेंज नहीं होती, प्लेस वही रहेगा, लेकिन नए सब्जेक्ट के हिसाब से उसके फॉर्म में चेंजेस आ जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, टेंस नहीं बदलेगा, है ना? सो आई थिंक enough we have done on interrogative case, and most importantly you have to understand that interrogative is not that difficult, very simple, very simple. Okay, so I think this is enough we have done with interrogative. Now we should move to model case. Okay, let's move to model case. Before starting this topic, model case, I would really like to give you a brief introduction of this module. What are these models are, what are these models and how they work, what are their contribution in active to passive, how many types of models you have. So let us start. First of all, see, for example, will and shall, this we use as a helping verb in future tense, but they are also used as modules. So will, would, shall, should, like may, might, can, could, for example must, need, ought, all this, they are modules. Okay, जब बात हम कर रहे हैं एक्टिव से पैसिव बनाने की, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो मॉडल्स हैं, जब आपको किसी भी सेंटेंस में ये मिलेंगे और आपको उसका पैसिव बनाना है, स्पेशली अगर उसका पैसिव बनाना है, तो बी वेरी श्योर कि आप ये इंश्योर कर लें कि ये मॉडल्स अकेले आए हैं या इनके साथ हैव लगा हुआ है। जैसे कि लिखा है कि विल या विल हैव, माइट या फिर माइट हैव, दो तरीके से मिलेंगे। एक आपको अकेले मिलेंगे इंडिविजुअल, एक आपको मिलेंगे जिसमें हैव लगा होगा, हैज़ नहीं लगता कभी भी, किसी भी मॉडल के साथ हैज़ नहीं लगता, क्या लगेगा? हैव। सो अगर ये सिंगुलर आए हैं, अकेले आए हैं, इंडिविजुअल आए हैं, तो पैसिव केस में ये हमेशा जो वर्ब लेंगे वो होगा बी वर्ब। कौन सा वर्ब लेंगे? बी वर्ब लेंगे, सिर्फ ओनली, ठीक है। और अगर इनके साथ हैव लग गया है तो फिर ये क्या लेंगे? बी लगेंगे। अगर अकेले आएंगे तो बी लेंगे। अगर इनमें से किसी के भी साथ हैव लग गया है, हैज़ लग नहीं सकता, हैव लग गया है, तो फिर ये क्या लेंगे? बी लेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसा चेंज नहीं है जो आपने अभी तक पढ़ा है एक्टिव से पैसिव बनाने का, उसमें कोई डिफरेंस हो, नहीं। ओनली डिफरेंस इज कि अगर इसके साथ हैव लगा है तो आपको उसमें बीन लगा देना है, अगर अकेले आए हैं तो आप बी लगा देंगे।
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जैसे लगती थी, एजेंट बाय लगेगा। इंट्रोगेटिव है, प्लेसमेंट वैसा ही रहेगा जैसे भी आपने पढ़ा है ना। एवरीथिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज बी और बीइंग। और एक चीज़ मैं बता दूँ, इसमें कभी भी बीइंग नहीं लग सकता किसी भी सिचुएशन में, इसका यूज़ नहीं होता। मॉडल केस में इनका यूज़ नहीं होता। ओनली टू वर्ब्स, बी एंड बीन। बी फॉर सिंगुलर, I mean individual, alone, and been for models with have. Could have been, should have been, must have been. Have means been. Clear? Okay. So now let's come to the practice work. Question number 1, active case. She will do it. A very simple question. She will do it. You saw this will. अभी आपने फ्यूचर में किया था, आपको पता है इसमें बी लगता है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने अपना सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, वो आगे लाएंगे। इट विल बी done, it will be done by her. It's a simple question. It will be done by her. ये be क्यों लगा? फ्यूचर इंडेफिनिट में will और shall के साथ हम be लगा रहे थे। यहाँ पे will एज अ मॉड्यूल भी है, एज अ फ्यूचर इंडेफिनिट भी, जो भी बोलो आपको लगाना उसमें be ही है और कुछ नहीं। अगर इसको हम बोल दें, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, यहाँ कर दें कैन, शी कैन डू इट, है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे? इट कैन बी डन बाय हर। इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो इट कैन बी डन बाय हर। या फिर अगर हम इसको कर लें, शी कुड हैव, she could have done it. could तो है, लेकिन could के साथ have भी है, तो ये क्या हो जाएगा? it could have been, इस पे ध्यान दीजिए, it could have been done by her. Very simple. So basic difference is of this have. अगर have लगा है तो आप उसमें been ज़रूर लगाएंगे, अगर have नहीं लगा है, वो प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो, कुछ भी हो, क्या लगेगा? be लगेगा। जैसे कि she must do it. She must do it. So she must do it. It must be done by her. It must be. अब हमने यहाँ पे been नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये इसमें have नहीं लगा है। It's very simple. That is module. Now let's do a few example from interrogative. See, can you do it? या फिर हम इसको और अच्छे से करते हैं, when can you do it? So when को तो हमने when लिख दिया क्योंकि उसकी जगह में कोई चेंज होना नहीं है। can you do it, सबसे पहले यहाँ सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, तो हम can को can लिख देंगे। when can it be done by you? और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें इंट्रोगेटिव मार्क ही लगेगा, एक्टिव में भी और पैसिव में भी। सो व्हेन कैन इट बी डन बाय यू? नॉट मच डिफरेंस। नेक्स्ट, व्हाई शुड ही डू इट? व्हाई शुड ही डू इट? सो व्हाई शुड it be
done by him. Okay, so we are talking about model case, interrogative also we have done, and we saw that there is not much difference. Okay, hardly there is thing to remember, keep remember that placement of helping verb and question word, and above all two things, if your modules are alone not carrying have, then you have to use be, that is compulsory. And if your modules are carrying have, then you have to use be. Very simple. Okay. Okay, now let us move to our next topic, that is imperative case. See, before starting the topic we should understand what is imperative. What is the meaning of imperative? Okay, see, imperative has sense of order, request and suggestion. Order, request and suggestion and many more, but we will especially focus on them. Order, request and suggestion. Basically एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए आपको यही तीन कंडीशंस मिलती हैं और इन तीन कंडीशंस में आपको इंपेरेटिव केस को करना है. ऑर्डर, ऑर्डर का अगर केस है या रिक्वेस्ट का केस है या सजेशन का केस है, देखिए ऑर्डर का जो केस है वो आपको किससे डील करना है, लेट प्लस बी. ओके, ऑर्डर इज लेट प्लस बी. रिक्वेस्ट, you are requested, no, you are requested to, पूरा you are requested to. Suggestion, it is should be. नेगेटिव भी होता है ना इम्परेटिव केस, ऐसा नहीं कि सिर्फ अफर्मेटिव रहेगा, नेगेटिव भी हो सकता है कि डोंट डू इट, डोंट गो देयर. सो वहाँ पे आपको नॉट टू लगाना है, दैट आई विल टेल यू. फर्स्ट वी विल डू अफर्मेटिव, पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे. ऑर्डर का केस है, अच्छा पहले तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है. सेंटेंस है, सेंटेंस में देखिए पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके से आते हैं. एक तो आपको क्वेश्चंस में ऑप्शंस होते हैं तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, लेकिन कई बार कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होता है और पैसिव आपको खुद बनाना होता है. वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर केस में फिट हो रहा है, रिक्वेस्ट में फिट हो रहा है या सजेशन में हो रहा है. जैसे कि टेक योर मेडिसिन, तो टेक योर मेडिसिन ना तो रिक्वेस्ट है ना तो ऑर्डर है, इट इज़ जस्ट अ सजेशन. जैसे कि डॉक्टर आपको सिर्फ एडवाइस करता है, ना डॉक्टर आपको रिक्वेस्ट करता है और ना ही आपको ऑर्डर देता है ना. सो फॉर एग्जाम्पल टीचर्स, सो टीचर्स गिव यू इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, डू इट. सो टीचर, हाँ ठीक है, इन अ फ्यू केस वी एडवाइज ऑल्सो, बट एक्चुअली असाइनमेंट्स नीड्स टू बी इंस्ट्रक्टेड, दैट इज ऑर्डर केस. और लाइक इफ वी नीड समबडीज हेल्प देन वी हैव टू, जैसे कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज ओपन द विंडो. इफ प्लीज इज देयर, इफ प्लीज इज नॉट देयर, लाइक ओपन द विंडो, देन इट इज ऑर्डर. सो we have to understand the difference between the case whether the sentence is in the category of order, request or suggestion. Clear? अब ये बात आती है कि अगर ऑर्डर का केस है तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है, हमें लेट भी यूज़ करना है. अगर रिक्वेस्ट है तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ करेंगे, टू को भूलना नहीं है. सजेशन है तो शुड भी यूज़ करेंगे. ठीक है. सो ये जो आपका ग्राफ है, इसके अलावा जो आपको यूज़ करना है वो तो सब में करना है, इसमें कुछ नई बात नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, सब में लगाते हैं, अभी तक आपने सब जगह थर्ड फॉर्म ही लगाई है, इसलिए दैट इज़ नॉट न्यू. तो लेकिन एक चीज़ नई है, क्या नई है, ध्यान से देखिए. यहाँ पर रिक्वेस्ट में जब आप ये देखेंगे कि आपके क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन जो है दैट इज़ ऑफ रिक्वेस्ट केस. ओके, एंड इफ इट इज़ ऑफ रिक्वेस्ट केस देन यू विल राइट यू आर रिक्वेस्टेड. तो रिक्वेस्टेड जो है वो तो पहले से ही थर्ड फॉर्म है ना. यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड इज ऑलरेडी इन थर्ड फॉर्म. तो उस सेंटेंस का जो दूसरा वर्ब होगा, जैसे कि प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर,
सो प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर में प्लीज़ लगा है, इसलिए ये कंफर्म है कि ये रिक्वेस्ट केस है। तो हमने कैसे लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जो ये गिव है, जो वर्ब है, उसको हम गिवन नहीं लिखेंगे, वहाँ थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम तो रिक्वेस्टेड लिख चुके हैं। तो एक बार जब हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया है तो दोबारा फिर हम उसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। ये चीज़ हमें यहाँ याद रखनी पड़ेगी रिक्वेस्ट में, ठीक है। सो आई थिंक कंसेप्ट इज क्लियर, नाउ इट नीड्स अ फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर बेटर क्लैरिटी। लेट्स स्टार्ट। Okay, for example, I write here, do it now. Do it now कैसा सेंटेंस है ये, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है? ऑफ कोर्स ऑर्डर है। किससे बनेगा, लेट और बी से बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट इट बी, लेट इट बी डन नाउ, लेट इट बी डन नाउ। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है, एक चीज़ और समझिए, एक्टिव से पैसिव बनाने में कई बार ऐसा होता है, ये जो प्रोसेस है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का, इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा, या कहने का मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा जो सब्जेक्ट बन सकता है। कई बार दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, तो दोनों सूटेबल हैं तो कोई भी आगे जा सकता है। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आगे हम नहीं ले जा सकते तो उसको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वो अपनी जगह पे ही रहेगा। जैसे देखो, नाउ की कोई जगह चेंज नहीं हुई। जैसे कई बार होता है कि ऑन टाइम, यू हैव टू डू इट ऑन टाइम, तो इट को आप आगे आइए, ऑन टाइम को वहीं रहने दीजिए। लेट इट बी डन ऑन टाइम, ऑन टाइम को वहीं छोड़ दीजिए, उसकी जगह को चेंज नहीं करेंगे। सो लेट इट बी डन नाउ। नेक्स्ट, for example, your next question, read good books। अब read good books क्या, ऑर्डर तो है नहीं, रिक्वेस्ट भी नहीं है, क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन, एडवाइस है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, गुड बुक्स शुड बी रेड। अब वो रीड नहीं रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया है ना, गुड बुक शुड बी रेड। नेक्स्ट, अगर आपने लिखा प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर। तो जैसे ही आपने प्लीज देखा, नाउ यू आर क्लियर एनफ दैट ये यू आर रिक्वेस्टेड से बनेगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये टू को बिल्कुल नहीं भूलना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी। सो प्लीज लुक हियर दैट ये जो प्लीज़ लगा है वो आपको पैसिव में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसकी जगह रिक्वेस्टेड ने ले ली है। और क्योंकि रिक्वेस्टेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो गिव है, जो वर्ब है, वो हम गिवन नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो रिक्वेस्टेड के बाद जो वर्ब आएगा उसका हमें फॉर्म चेंज नहीं करना है, वो जिस फॉर्म में लिखा है उसी में लिखा रहेगा, ठीक है। ओके, लेट्स टेक वन मोर। For example, we see avoid bad you have to do yourself, do it now, do it yourself, then I will tell you the answer. Avoid bad companies, help the poor and go away। Avoid
अवॉइड बैड कंपनीज, हेल्प द पुअर एंड गो अवे। 3 केसेस हैं, आपको खुद से करना है, खुद से करिए, देन मैच विद माई आंसर इमीडिएटली। हियर ट्राई इट योर सेल्फ, यूज पेन एंड पेपर। अवॉइड बैड कंपनीज क्या है? रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेशन है, एडवाइस है। हेल्प द पुअर एडवाइस है, और गो अवे क्या है? ऑर्डर है। सो गो अवे को हम कैसे बनाएंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। इस पे ध्यान देंगे पहले। या कभी कभी एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर पेपर में, आया था गेट आउट, जस्ट गेट आउट। तो गेट आउट को हम लेट इट से नहीं बना सकते, तो अब बनाएंगे तो उसमें कुछ रूल्स हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को जहां हमें सब्जेक्ट मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है, जहां लगता है कि किस सब्जेक्ट को आगे ले आए, है ना, तो वहां पर हम कैसे बनाते हैं? यू आर ऑर्डर्ड टू, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जब ऑर्डर लगा दिया, थर्ड फॉर्म हो गया, तो गो को हम फिर गॉन नहीं करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। लेकिन ये कब करते हैं? ये तब करते हैं जब आपके पास ऐसा सब्जेक्ट न हो जिसको आप आगे ला सके। ठीक है? हेल्प द पुअर, ये क्या है? एडवाइस है। कैसे बनेगा? द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अवॉइड बैड कंपनीज, bad companies should be avoided, bad companies should be avoided। क्यों? इसको हमने should be से क्यों बनाया? क्योंकि ये एडवाइस है ना, सजेशन है, ये भी सजेशन है। और गो अवे, गेट अवे, यू नो, गेट आउट, ये सब आपको यू आर ऑर्डर्ड से बनाना चाहिए, क्योंकि कई बार इस सिचुएशन में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता जिसको आप आगे लाएंगे, और द ट्रांसफर डिफिकल्टीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, देन यू शुड यूज यू आर ऑर्डर्ड। ओके, सो दिस वाज इंपरेटिव केस अफर्मेटिव, दिस इज कंप्लीटली डन। नाउ वी विल सी अ फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इंपरेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं आता इसमें, आपको इंपरेटिव नेगेटिव करना है। अफर्मेटिव यू हैव डन, दीज ऑल वर अफर्मेटिव, अभी तक आपने जो पढ़ा है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम imperative case negative। okay, let's start। देखो क्वेश्चन देखो पहले, डोंट डू इट, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ नॉट लगेगा, क्योंकि पहले डू इट था, अब डोंट डू इट आ गया, है ना। सो डोंट डू इट ऑर्डर है, नेगेटिव है, कैसे बनेगा? 2 तरीके से बनेगा। देखो पहला तरीका क्या है? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट, ये सिंपल वे है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो, और अगर आपको एक्टिव से पैसे बनाना है तो आप कैसे बोलेंगे? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट। नॉट कहाँ आ जाएगा? जो टू आप लगाते हैं उसके पहले, बस सिंपल तरीका है। और इसको कैसे बना सकते हैं? इसको बना सकते हैं लेट इट नॉट बी, देखो ध्यान से देखो, लेट इट नॉट बी डन, फुल स्टॉप, लेट इट नॉट बी डन। एक चीज़ आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें कहीं पर भी एजेंट बाई की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं पर भी आपने बाई नहीं लगाया, लगाया नहीं लगाया, क्योंकि इंपरेटिव केस में बाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेट इट नॉट बी डन। तो ये दोनों तरीके से आप नेगेटिव के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोंट tease the boys, don't tease the boys,
ठीक है, डोंट टीज द बॉयज में आप कैसे बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टीज द बॉयज। ये सिंपल तरीका है, बस नॉट लगा दिया टू के पहले, है ना। और एक आप कैसे बना सकते हो, लेट द बॉयज नॉट बी टीज्ड, लेट द बॉयज नॉट बी टीज्ड। तो ये रहा आपका इंपेरेटिव नेगेटिव। डोंट के अलावा आपको उसमें और कुछ नहीं मिलेगा। यूजुअली इंपेरेटिव केस में डोंट लग जाता है और कई बार फॉरबिड लग जाता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम योर ऑर्डर, वो भी योर ऑर्डर से ही आपको बनाना है। सो ये आपका, आपने 3 टॉपिक अच्छे से कवर कर लिया, दैट इज इंट्रोगेटिव, मॉड्यूल केस एंड इंपेरेटिव केस। दिस पार्ट 2 इज ऑल अबाउट इंट्रोगेटिव, मॉड्यूल केस एंड इंपेरेटिव। ये तीनों टॉपिक आपके बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इसको सुनेंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे उतनी क्लैरिटी और स्पीड दोनों आएगी। सो दिस टॉपिक इज़ डन कम्प्लीटली। थैंक यू वेरी मच।